जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल, जय संस्कृत, जय संस्कृति, जय भिंड। भिंड का इतिहास, भिंड का पुरातत्व वैभव, भिंड की कला, भिंड की संस्कृति को और भिंड के जीके को आपके समक्ष रख रहा हूँ। दादा परम श्रद्धेय दादा श्री डॉक्टर रामस्वरूप उपाध्याय सरस जी के श्री चरणों को प्रणाम करते हुए कहता हूँ, भिंड जिले का इतिहास। भिंड जिले का कोई क्रमबद्ध इतिहास उपलब्ध नहीं है। यत्र तत्र पौराणिक आख्यानों में इस क्षेत्र का वर्णन आता है, जिनसे विदित होता है कि यह आदिकाल में शूरसेन राज्य का अंग था। इस प्रदेश पर कभी मधु दानव का अधिकार भी था। भारतीय जनश्रुति के अनुसार आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व यह मनु और उनके वंशजों का शासन था। वैवस्वत मनु इस अंचल के पहले महान राजा थे। मनु के पश्चात उनके वंशजों में राज्य का जो बंटवारा हुआ, उसके अनुसार नाभाग को यमुना के दक्षिण का भाग मिला। इस प्रकार यह भाग नाभाग के अधिकार में रहा। आगे चलकर एल वंश के राजा ययाति ने इस प्रदेश पर, भिंड पर शासन किया। इन्हीं की संतान यादव कहलाए, जो आगे चलकर यहाँ के महत्वपूर्ण शासक हुए। पुराणों में कहा गया है कि ईसा से पूर्व यहाँ नंदवंश का शासन था। इसके बाद दीर्घकाल तक इस प्रदेश पर बड़े बड़े सम्राटों का शासन रहा। नंद के बाद चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अशोक वहाँ के अधिपति रहे और तब यह अंचल उनके राज्य का अंग बना रहा। शुंग काल में पुष्यमित्र और उसके वंशजों ने इस पर अपना अधिकार बनाए रखा। 648 ईस्वी से 12वीं शताब्दी तक यह क्षेत्र भदावर के नाम से अपनी स्वतंत्र पहचान बना चुका था, जिसे वर्तमान में भिंड कहा जाता है। इस काल में यहाँ चौहान और चंदेल शासकों का आधिपत्य रहा, किंतु जब सन 1182 ईस्वी के लगभग पृथ्वीराज चौहान ने परमर्द देव पर आक्रमण किया, तब यह प्रदेश पृथ्वीराज चौहान के आधिपत्य में आ गया। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद यह मुस्लिम शासकों के निरंतर आक्रमण होते रहे। सन 1246 से सन 1260 तक नासिरुद्दीन महमूद शाह ने भिंड पर राज्य किया। भदौरिया राजाओं का प्रभुत्व बढ़ता गया। हथकांत 1356 सन 1356 ईस्वी में भदावर राज्य की राजधानी था। हथकांत सन 1414 से 1451 ईस्वी तक लोधी वंश के शासन काल में यह क्षेत्र भिंड राजनीतिक गतिविधियों का प्रधान केंद्र बन गया। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र की गद्दी पर बैठते ही इस क्षेत्र में विद्रोह के आसार दिखाई देने लगे। लोधी वंश के शासन से पूर्व सन 1450 ईस्वी में सारा हिंदुस्तान प्रांतों में बंट गया था, जिन पर छोटे छोटे सरदार शासन करते थे। उस समय यहाँ का राजा स्वतंत्र था। सन 1489 में सिकंदर लोदी ने पहली चढ़ाई रपड़ी पर की। राजा स्वतंत्र था। सन 1489 में सिकंदर लोदी ने पहली चढ़ाई रपड़ी पर की थी। उसने हुसैन खां से रपड़ी छीनकर खाना इस्माइल खां को लोहानी को दे दी। बाद में सन 1509 में सिकंदर लोदी ने हथकांत की ओर सिकंदर लोदी बढ़ा तो चंबल पार भदौरियों की सहायता हेतु ग्वालियर के तोमर शासक सामने आए, लेकिन सफलता फिर भी नहीं मिली। भदावर नरेशों की क्रमबद्ध शासन का प्रारंभ मुगल काल से ही होता है। भदावर नरेश पूर्ण स्वाधीन कभी नहीं रहे। भदावर राज्य दिल्ली के अधिपतियों के अधीन करदाता के रूप में रहा। भदावर राज्य भदौरिया राजाओं में क्रमशः प्रथम जैव सिंह, द्वितीय राजा मुकुट सिंह भदौरिया, तीसरे राजा विक्रमजीत, चौथे राजा भोज सिंह, पांचवें राजा किशन सिंह
छठवें राजा बदन सिंह ने सन 1654 ईस्वी तक राज्य संभाला। राजा बदन सिंह यहाँ के सर्वाधिक लोकप्रिय शासक रहे। सबसे अधिक ख्याति प्राप्त रहे राजा बदन सिंह। राजा बदन सिंह की मृत्यु के बाद सन 1654 ईस्वी में उनके पुत्र राजा महासिंह यहाँ के राजा बने। राजा बदन सिंह के बाद सन 1654 में राजा महासिंह के बाद उदित सिंह और फिर 9वें राजा कल्याण सिंह, राजा गोपाल सिंह, राजा राज सिंह, राजा हिम्मत राय, 14वें राजा बख्तर सिंह सन 1755 से 1803 ईस्वी तक भदावर के राजा रहे। श्री बख्त सिंह ने सर्वाधिक समय तक शासन किया। राजा बख्त सिंह का शासनकाल बड़ी चिंताओं और आपदाओं से भरा हुआ था। राजा बख्त सिंह का शासनकाल, एक बार तो उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा और अंचल जाटों के हाथ में चला गया। फिर जीवन के अंतिम दिनों में इसका बंटवारा अंग्रेजों और मराठाओं ने कर लिया। कुछ समय गोहद पर जाट राजा छत्र सिंह का भी अधिकार रहा। सन 1771 ईस्वी में राजा छत्र सिंह ने गोहद से आगे बढ़कर भिंड पर आक्रमण कर दिया और भिंड को अपने अधिकार में ले लिया। महादजी सिंधिया ने 1788 ईस्वी में आक्रमण करके उसे बंदी बना लिया और विष दे करके मार दिया राजा छत्र सिंह को। महादजी सिंधिया ने 1788 में आक्रमण कर बंदी बना लिया राजा छत्र सिंह को और जहर देकर मार दिया। जाट अधिक दिन तक यहाँ नहीं टिक सके। भिंड में, भदावर में यहाँ मराठा शक्ति भी धीरे धीरे क्षीण होती गई। अंग्रेजों ने अपने पैर पसार लिए, लेकिन बाद में एक संधि के अनुसार भिंड और अटेर के परगनों पर सिंधिया का अधिकार हो गया। सन 1808 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अटेर का परगना राजा भदावर से लेकर ग्वालियर के सिंधिया नरेश को दे दिया। इसके बदले में भदावर नरेश को 24,000 रुपये वार्षिक देने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार समस्त भदावर राज्य, भिंड का भूभाग ग्वालियर महाराज के पास आ गया। भारत के स्वाधीनता समर में यह क्षेत्र 1857 ईस्वी में ही कूद पड़ा था। स्वाधीनता समर में, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का। इसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तक देश को आज़ाद कराने के लिए जितने आंदोलन हुए, उन सब में यहाँ के वीरों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यहाँ के कार्यकर्ताओं की उत्कट देश प्रेम, त्याग, बलिदान की ऐसी अनेक रोमांचक कहानियां हैं जो स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में अविस्मरणीय रहेंगी। हम पुरातात्विक महत्व के वैभव और ऐतिहासिक धरोहरों की बात करेंगे, सांस्कृतिक महत्व के धरोहरों की बात करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अटेर का किला माना जाता है। अटेर का किला जानापाव पहाड़ी से निकली जगजाहिर चंबल नदी अपने अंचल में एक ऐसे किले को बसाए है जो लगभग जलपोत के आकार का है। दूर से देखने पर अटेर का किला चंबल के विशाल फाट के बाजू में लंगर सा डाले नजर आता है। चंबल के गहन बीहड़ों के मध्य से भी यह दुर्ग सीना ताने दूर से ही दिखाई दे जाता है। इस किले के 4 बुलंद दरवाजे हैं, जिनमें से एक खूनी दरवाजा भी कहलाता है। इस किले को देवगिरी दुर्ग भी कहा जाता है। अटेर के किले में एक देवगिरी दुर्ग भी है, जो भिंड शहर से मात्र 30 किलोमीटर की दूर एन चंबल नदी के किनारे अटेर कस्बे में एक ऊंचे स्थान पर निर्मित है। किले के चारों ओर दोहरी 4 दीवारी है। चंबल नदी दक्षिण से उत्तर की ओर परिक्रमा देती नजर आती है। अटेर के किले के लिए अटेर के किले का निर्माण सन 1498 ईस्वी में राजा करण सिंह ने करवाया था, लेकिन इसका कोई शिलालेख
मौजूद नहीं है। शिलालेखों के आधार पर इस किले का निर्माण सन 1644 ईस्वी में भदावर नरेश बदन सिंह के द्वारा करवाया गया बताता है। शिलालेख के आधार पर अटेर के किले का निर्माण सन 1644 ईस्वी में भदावर नरेश बदन सिंह के द्वारा करवाया गया। बाद में यह किला अटेर का किला राजा महासिंह राजा बकत सिंह के कार्यकाल में पूर्ण हुआ। राजा बकत सिंह ने राजा का महल व रानी के महल का निर्माण क्रमशः सन 1765 व सन 1766 में करवाया था। राजा का महल और रानी का महल राजा बकत सिंह ने बनवाया था सन 1765 और सन 1766 में। भदावर राज्य की राजधानी को सुरक्षित स्थान पर रखना भदावर नरेशों का मुख्य लक्ष्य था। उस समय दिल्ली से आगरा, ग्वालियर और बुंदेलखंड तक जाने का प्रमुख मार्ग अटेर होकर ही था। इसलिए किले में एक ऐसा सतखंड तैयार किया गया था जहां से चारों ओर अर्थात जहां तक नज़र जाए वहां तक देखा जा सके, जहां तक नज़र जाए वहां तक देखा जा सके। अटेर के किले का महाद्वार, जिसे बुलंद दरवाज़ा कहा जाता है, दीवाने खास, सतखंडा महल, राजा रानी के बंगले, रनिवास, स्नानागार आदि कई वास्तुकला के ऐसे नमूने हैं जिनकी भव्यता देखते ही बनती है। पूरा किला सफ़ेद व लाल पत्थरों से निर्मित है। अटेर का किला जो बाहर से लाए गए हैं। अटेर के किले में दुर्ग में कहीं कहीं प्लास्टर, सीप व कौड़ियाँ पीसकर ऐसा चिकना किया गया है जिसे देखने से आंखें कभी थकती ही नहीं। अटेर के किले के पूर्व में बारूद खाना व एक गुप्त सुरंग का भी निर्माण किया गया है। प्राचीन शिलालेखों के आधार पर अटेर का नाम पहले उदयगिरी था, बाद में देवगिरी। अब अटेर के किले के नाम से विख्यात है यह किला ऊंचे भूभाग पर बना हुआ है। पास ही में ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं जिन पर बरसात के मौसम में घास उग आती है। किले से आधा किलोमीटर की दूरी पर चंबल की अविरल धारा बहती है, जहां जल जीवों की अटखेलियां देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। गोहद का किला भी महत्वपूर्ण है। अटेर के किले के बाद यदि भिंड में कोई महत्वपूर्ण जगह है तो वो गोहद का किला है। धरोहरों की दृष्टि से गोहद नगर संपन्न है, जहां राज्य सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों में एक और नया महल श्री लक्ष्मण जी का मंदिर आता है। गोहद का दुर्ग भी राज्य संरक्षित स्मारकों में सम्मिलित है। गोहद का किला बाहर से कम अपितु अंदर से अधिक दर्शनीय है। इसके भीतर बना पुराना शीश महल, दरबार हॉल विगत वैभव के साक्षी हैं। जाट राजा छत्र सिंह के द्वारा बनवाया गया प्रस्तर महल एक जगमगाता हुआ 2 मंजिला भवन है। 6 फीट चौड़े जीने में से सवार होकर घोड़े ऊपर चढ़े जाते थे। 6 फीट चौड़े जीने में से सवार होकर घोड़े ऊपर चढ़े जाते थे। गोहद के किले में सीढ़ियों पर घोड़ों को पैर जमाने के लिए गहरे गहरे निशान खुदे हुए हैं। यह किला देखने में बड़ा भव्य व आलीशान लगता है। गोहद का किला। गोहद के किले पर सन 1778 ईस्वी में मराठों ने हमला किया था। राणा छत्र सिंह ने इसे अंग्रेजों की मदद से बचा लिया था।
बाद में सन 1805 ईस्वी में यह क्षेत्र सिंधिया के आधिपत्य में आ गया। 1805 ईस्वी में तब गोहद के राजाओं को धौलपुर का राज्य मिला। मल्हार राव होलकर की छत्री भी महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण आलमपुर की सोन सरिता के किनारे पूर्व दिशा में मल्हार राव होलकर का भव्य स्मारक बना हुआ है। इसका निर्माण देवी अहिल्याबाई ने कराया था। इस इमारत की रचना के लिए इंदौर, जयपुर से कुशल कारीगरों को बुलाया गया था, जिन्होंने सन 1767 से 1775 ईस्वी तक राजस्थान से मंगाए हुए पत्थरों से निर्माण किया था। इस 3 मंजिल इमारत की ऊंचाई 76 फीट है। मल्हार राव होलकर की छत्री और मल्हार राव होलकर की छत्री की कारीगरी उच्च स्तर की मराठा शैली से सम्मिश्रण से बनी हुई है। मंदिर के गर्भगृह में मल्हार राव होलकर की मोहक प्रतिमा स्थापित है, जिसके लिए ऊंचा सिंहासन बनाया गया है। इस सिंहासन के बाईं ओर उनकी धर्म पत्नी गौतमी बाई और उसके साथ ही सती होने वाली उपरानियां हैं। तल पर शिवलिंग जलहरी में स्थापित है। मंदिर के आगे फव्वारा बना हुआ है, जो होली की रंग पंचमी पर तरह तरह की रंगों की फुहार उड़ाता है। और यही मल्हार राव होलकर की छत्री के पास आलमपुर में है हरेश्वर मंदिर, रेणुका मंदिर, सूर्य मंदिर, बाजार के हनुमान, राम मंदिर, लक्ष्मीकांत मंदिर और भैरव गुफा भी दर्शनीय हैं। पराजवासा का दुर्ग भी महत्वपूर्ण है। सन 1690 से 1700 ईस्वी तक मध्य बनी 1690 से 1700 ईस्वी की मध्य बनी विशाल गढ़ी को कुछ विद्वानों ने किले की संज्ञा दी है। पराजवासा का दुर्ग क्वारी नदी से पूर्व दिशा में बने पराजवासा के दुर्ग का निर्माण भदौरिया राजा उदोत सिंह के पुत्र कुंवर सुजान सिंह ने करवाया था। उन्हें राव की उपाधि के साथ यह क्षेत्र जागीर में मिला था। इस किले के अंदर एक शंकर भगवान का सुंदर मंदिर भी है। किले का मुख्य द्वार आज भी अस्तित्व में है, लेकिन किला बेचिराग है। कुछ लोगों का कहना है कि किले में पराजवासा के दुर्ग में पहले कचहरी लगती थी, जिसमें दूर दूर के लोग यहाँ आया करते थे। एक ऊंचे से भाग पर बने इस किले का आज अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्व विहीन होता जा रहा है यह किला। इस पराजवासा के दुर्ग का संरक्षण जरूरी है। रमाकोट का किला चिरयौवना चंबल नदी के किनारे संवत 1543 में रमाकोट का यह किला राजा जैत सिंह के भतीजे नारायण सिंह ने बनवाया था। भाव सिंह के पुत्र थे राणा नारायण सिंह, जिन्हें उस समय कोटरमा की जागीर व राव की उपाधि मिली हुई थी। इस किले में विशाल शस्त्रागार व लगभग 25 कक्ष बड़े बड़े बने हुए हैं। यह किला देखने में यद्यपि छोटा है, लेकिन इसकी प्राचीर एक ऊंचे टीले से 125 फीट ऊंचाई पर बनी हुई है। कहा जाता है कि राव साहब द्वारा राजा प्रताप सिंह की सहायता करने के कारण दौलत राव सिंधिया ने तोप के गोलों से इसका मुख्य दरवाजा गिरा दिया था। दौलत राव सिंधिया ने तोप के गोलों से इस किले का मुख्य दरवाजा गिरा दिया था, रमाकोट के किले का। सराया का छोटा किला आश्चर्य हो सकता है, लेकिन निर्विवाद सत्य है कि भिंड जिले में अब से सैकड़ों वर्ष पहले राजे रजवाड़े निर्माण के मामले में इतने अधिक आगे थे कि उन्होंने भिंड जिले की सरजमी पर अनेक छोटे छोटे किले बना डाले। इतना ही नहीं, इनमें से कई छोटे किलों को तो इतना विशाल रूप दिया गया कि ये कई मायनों में बड़े किलों से भी धनी हैं। ऐसा ही एक किला सराय का है, जो 42 गांवों के समूह क्षेत्र सरायघर में चंबल नदी के किनारे स्थित है। इस किले का निर्माण कनेरा के राव वामदेव के पुत्र रामस्वरूप देव ने कराया था। इस छोटे किले की याद आज भी सराया का छोटा किला
सराया के छोटे किले की याद आज भी यहाँ द्वार के बुर्ज वाले 2 खंड दिलाते हैं जो देखने में बड़े विस्मित लगते हैं। आज इस किले व जीर्ण शीर्ण मंदिरों का निर्माण सराया मंदिर नवनिर्माण समिति करा रही है। यहाँ अब 4 कमरे भी बने हुए हैं। सेवड़ा का किला 3.5 परकोटों वाला यह किला जितना सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उतना ही ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। भिंड का दुर्ग, इस किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्मित मिट्टी के टीले पर भदौरिया राजा महासिंह ने करवाया था। गोहद के जाट शासकों कछवाह राजाओं की निगरानी के लिए यह दुर्ग भदौरिया राजाओं का प्रमुख केंद्र रहा। भिंड का दुर्ग, भिंड के दुर्ग के 3 दरवाजे, उत्तर की ओर एक विशाल खिड़की थी। भिंड के किले को अजेय बनाने की दृष्टि से इसमें बाहर दोहरी सुरक्षा रेखा निर्मित की गई थी। अंदरूनी रक्षा रेखा में पक्की ईंट की एक दीवार है जिसमें 8 बुर्ज थे। बाहरी रेखा कच्ची मिट्टी की थी। इसके पश्चात चारों ओर खाई थी। किले का स्वरूप आयताकार रखा गया है। 3 मंजिल ऊंचे किले में विशाल कक्षों का निर्माण किया गया है। सबसे विशाल कक्ष मुख्य द्वार के ठीक सामने निर्मित है जिसे दरबार हॉल कहा जाता है। कनेरा की गढ़ी, इस गढ़ी का निर्माण रजू राव रावत के ज्येष्ठ पुत्र वामदेव ने करवाया था। पूर्व में यह गढ़ी मेवों के अधीन थी। रजू राव ने युद्ध में मेवों को परास्त कर कनेरा पर अपना अधिकार कर लिया था। मेवों की गढ़ी छोटे आकार में तथा जीर्ण शीर्ण थी, अतः इस गढ़ी को गिराकर ककैया ईंटों से वामदेव ने विशाल क्षेत्र में पुनः निर्माण करवाया था। गढ़ी के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। बताते हैं यहाँ पहले कई बुर्ज और गुंबद थे जिसमें झरोखे बने हुए थे। इस गढ़ी का आकार किले जैसा था। पुरातत्व विभाग आज यहाँ से ईंटें ले जाकर इस पर गहन शोध कार्य कर रहा है। कनेरा की गढ़ी, चंबल के स्मारकों ने अपनी विशिष्टता के माध्यम से सदियों बाद भी देश की भव्य इमारतों के निर्माताओं को अनुप्रेरित किया है। इंदुरखी का किला भी इसी कड़ी की देन है। रौन कस्बे से 10 किलोमीटर दूर सिंध नदी के किनारे इंदुरखी स्थित है। 15वीं शताब्दी में गौर राजाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए एक भव्य किले का निर्माण करवाया जिसमें ककैया ईंट का प्रयोग किया गया था। 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला ककैया का किला खंडहर होता जा रहा है। ककैया के किले के आंतरिक भाग में जो शिल्प कला देखने को मिलती है वह भवन की विशिष्टता को दर्शाती है। लाहौर का किला, लाहौर कस्बे में एक ऊंचे से भूभाग में एक भव्य किला स्थापित है। आमेर राजवंश के कुशवाहा वंशजों ने 1500 शताब्दी के मध्य बनवाया था। लाहौर का किला 2 मंजिल दुर्ग ईंट व चूने के द्वारा निर्मित है। काफ़ी सुदृढ़ बना होने से अब यह किला व्यवस्थित रूप में दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर विशाल कक्ष, जेल खाने, शस्त्रागार व सुंदर कचहरी भी बनी हुई हैं। पास ही एक मंदिर है जिसमें राम जानकी की प्रतिमा है। शिल्पियों की कला कौशल अत्यंत ही उच्च स्तर का रहा है लाहौर के किले में। कुल मिलाकर इस किले की वास्तुकला अनूठी और अनुपम है जिसका सजीव चित्रण लाहौर के किले में देखने को मिलता है। बोरेश्वर महादेव जी का मंदिर दुल्हागन, भिंड जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर व फूफ नगर पंचायत से 15 किलोमीटर दूर ग्राम दुल्हागन है। इसी गांव के किनारे पर बना यह मंदिर 15वीं शताब्दी का बताया जा रहा है। इस मंदिर की विशालता व
इसकी जो अद्भुत पंचरथी रचना है उसे देख करके ऐसा लगता है कि इसका निर्माण किन्हीं साधारण कारीगरों ने नहीं किया है। मंदिर की शिल्पकला व इसका आकार प्राकार इतना बेजोड़ है कि इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। मंदिर के अंदर अद्भुत विशाल शिवलिंग है बोरेश्वर महादेव जी के मंदिर में। करणखेरा चंबल घाट भिंड जिले की सीमा से लगा हुआ उत्तर प्रदेश का चंबल तट धरोहरों व प्राकृतिक सौंदर्य में कम नहीं है। यहाँ धरती के श्रृंगार में सदियों पश्चात भी कोई कमी नहीं आई। भिंड से लगभग 40 और इटावा से 8 किलोमीटर दूर करणखेरा प्राचीन स्थान है। रौन की गढ़ी पहले गढ़ियों का निर्माण गांव की आबादी की बसाहट से 30 फीट की ऊंचाई पर किया जाता था। ऐसी एक गढ़ी रौन के कस्बे के मध्य में स्थित एक टीले पर है। 200 वर्ष पहले लाल सिंह राजावत ने लगभग 1 एकड़ क्षेत्रफल में बनवाया था रौन का किला रौन की गढ़ी। मछंड का किला भिंड से 45 किलोमीटर दूर में होना बालाजी के नज़दीक मछंड का किला स्थित है। थोड़ी दूर उत्तर प्रदेश की सीमा आरंभ होती है मछंड के किले से। 16वीं शताब्दी में कुशवाहा राजाओं द्वारा निर्मित यह दुर्ग भव्य व दर्शनीय है। काफ़ी विस्तार में फैला यह किला आज अपनी प्रारंभिक स्थिति अपने अंदर संजोए हुए है। आज भी दर्शनार्थियों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है मछंड का किला। रहुकला देवी का मंदिर है। दबोह से 2 किलोमीटर दूर अमाह व दबोह के मध्य में माँ भगवती रहुकला देवी विराजमान है। भव्य मंदिर में माँ की कृष्ण प्रतिमा मध्यम आकार की एक ऊंचे सिंहासन पर आसीन है। बताते हैं इस मंदिर का निर्माण रहुकला देवी के मंदिर का निर्माण सिरसागढ़ के राजा मलखान सिंह ने 10वीं शताब्दी में करवाया था। सिरसागढ़ किले के लिए एक लंबी सुरंग भी जाती है रहुकला देवी के मंदिर से। भिंड जिले की सीमा से लगा हुआ भोरेश्वर मंदिर भरेह चंबल के पावन तट पर एक प्राचीन स्थान शंकर भगवान का है। भोरेश्वर मंदिर भरेह इटावा से 20 किलोमीटर और भिंड से 30 किलोमीटर दूर है। उत्तर प्रदेश में चक्करनगर के पास है। नवादा बाग है भिंड में। भदौरिया राजा महासिंह और उसके पश्चात गोपाल सिंह ने एवं बख्त सिंह ने अपने निवास हेतु नवादा बाग में अपना महल एवं अन्य शानदार इमारतें बनवाईं। इसमें विशाल प्राचीर बना करके अंदर आवासीय महल बनवाए थे, जिनमें राजा का महल व रानी का महल भी तथा वर्गाकार 12 द्वार प्रसिद्ध हैं। नीचे कुंडों में गोले ढरकाकर तथा विशेष प्रकार की आतिशी तार जला करके बादल गरजने और बिजली चमकने का दृश्य उपस्थित किया जाता था। नवादा बाग में एक कुआं भी है जिसे रावण कुआं के नाम से जाना जाता है। पांडवों की नगरी चक्रनगर भिंड जिले से लगी उत्तर प्रदेश की सीमा में चंबल नदी के किनारे चक्र नगरी है। रतनगढ़ का किला दतिया में है, सेवड़ा तहसील में भिंड जिले की सीमा से लगा हुआ है। प्राचीन स्थान पावागढ़ पवई जिला मुख्यालय भिंड से 21 किलोमीटर दूर, सुनारपाड़ा रोड मोड़ से 15 किलोमीटर दूर उत्तर में पवई एक प्राचीन गांव बसा हुआ है। इसे पावागढ़ रत्नगिरी के नाम से जाना जाता था। अटेर तहसील में कुआरी नदी के तट पर है। मान्यता है यहाँ 10वीं-11वीं शताब्दी के मध्य जैन धर्मावलंबियों का शासन था पावागढ़ पवई में, जिसके शासक गुलाब चंद राय थे। तब यह क्षेत्र 18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ था।
उसके 4 बड़े बड़े दरवाजे थे जो चारों दिशाओं में खुलते थे। उस समय यह एक जैन मंदिर था। इस नगर की बस्ती 5-6 हजार के आसपास थी। किंवदंती है कि यहीं से खरौआ और मिठौआ जैन उपजातियों की उत्पत्ति हुई है। खरौआ और मिठौआ जैन उपजातियों की उत्पत्ति पावागढ़ पवई भिंड जिले से हुई है। खेराट का किला भिंड जिले के उत्तर में चंबल नदी से लगा हुआ खेराट एक प्राचीन गांव है। यहाँ एक पुराना मंदिर व टीले पर किला है, ईंटों से निर्मित, जहाँ प्लास्टर चढ़ा। इस मंदिर का शिखर विचित्र है। जो तो वहीं राजा प्रताप सिंह के वंशज बिहारी सिंह द्वारा संवत 1680 में बने किले की स्थापत्य कला व शिल्पना देखते ही बनती है। संवत 1584 में मेवाड़ के राजा विष्णु देव का पुत्र प्रताप सिंह बाड़ी में ठिकाना बनाकर अपने मामा के यहाँ रहने लगा था। यह बात मामा सिकरवारों को अच्छी नहीं लगी। वहाँ से उन्होंने प्रताप सिंह को भगा दिया। प्रताप सिंह के वंशजों ने चंबल नदी के किनारे यह किला बनवाया। वंशज खेरटिया कुशवाहा कहलाते थे, जो यत्र तत्र लाहौर परगने में अब भी रहते हैं। ईंटों से 1 एकड़ क्षेत्रफल में बने इस किले में, खेराट के किले में, वर्षों तक प्रताप सिंह का लड़का माधव सिंह निवास करता था। गोहद में नया महल भी है। गोहद में नया महल ही नहीं, वहीं लक्ष्मण जी की मंदिर भी राज्य संरक्षित स्मारकों की सूची में सम्मिलित है। गोहद का किला, गोहद महल पहले पूर्वी सीमा में स्थित था, लेकिन आज बस्ती बढ़ जाने से यह बीच कस्बा में आ गया है। इस महल के अंदर शिव मंदिर, राम जानकी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, देवी आदि के विविध मंदिर विद्यमान हैं। नया महल गोहद का स्मारक का विशाल परकोटा और विशाल दरवाजा है। महल में प्रवेश करने के लिए एक विशेष प्रकार की व्यवस्था दरवाजे पर की गई है। दाहिनी ओर प्रहरियों के कक्ष, अंदर रानी महल, हाल व एक सुंदर कुआं है। अभूतपूर्व नक्काशी, टाइल्स, जालियां यहाँ के समस्त स्मारकों से भिन्नता लिए हुए हैं। सफ़ेद पत्थरों से निर्मित गुंबद व कंगूरे देखने योग्य हैं। आज इस महल में प्राय यहाँ के सभी कार्यालय मौजूद हैं। नया महल गोहद के 2 मंजिल भवन का पीछे का भाग अब खंडहर होता जा रहा है। शेष भाग अभी भी सही बना हुआ है। पेड़ पौधों से सजे इस महल से पूरी गोहद नगरी दिखाई देती है। विष्णु मंदिर बरहद ग्वालियर भिंड रोड पर मेहगांव से 7 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। विष्णु मंदिर ही नहीं बल्कि फ्रांस महोत्सव की शोभा बढ़ा चुकी यहाँ की उमा महेश्वर की 1200 साल पुरानी प्रतिमा भी अद्वितीय है। मूर्ति का कथानक कालिदास द्वारा संस्कृत में लिखित कुमार संभवम नाटक में भी मिलता है। विष्णु मंदिर बरहद कुमार संभवम, कालिदास द्वारा लिखित नाटक कुमार संभवम में भी इस मूर्ति का कथानक मिलता है। उमा महेश्वर की मूर्ति जो 1200 साल पुरानी है, फ्रांस महोत्सव की शोभा बढ़ा चुकी है मूर्ति। भगवान विष्णु मंदिर, विष्णु भगवान का मंदिर 10वीं शताब्दी का गांव के बीचों बीच निर्मित है। सुंदर कलात्मक पत्थर से बने इस देवालय में एक ऊंचे सिंहासन पर भगवान विष्णु की मनभावनी प्रतिमा विराजमान है। आकर्षक खंबे, गैलरी व प्राचीन हवन कुंड बना हुआ है। छोटा सा चबूतरा भी विष्णु मंदिर बरहद में है। अकोला की गढ़ी, भदौरिया राजा बदन सिंह जूदेव के 5 पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र महासिंह राजा बने। द्वितीय पुत्र प्रताप सिंह को कुंवर उपाधि के साथ अकोला की जागीर दी। प्रताप सिंह के वंशजों को आज भी
अकोला के राव साहब कहते हैं यह घड़ी मेवों के द्वारा बनवाई गई थी। ऐसा इसमें कुछ नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि यह प्रताप सिंह द्वारा निर्मित कराई गई, क्योंकि इनसे पहले रजूराव के 4 पुत्रों में बंटवारा हुआ था। उसके अनुसार अकोला की 84 गांव की जागीर तीसरे पुत्र ताज सिंह को राव उपाधि के साथ प्राप्त हुई। इनके वंशज तसेरे कहलाए। संभवतः यह घड़ी उन्हीं के द्वारा बनवाई गई है। इस घड़ी के अवशेष आज भी यहीं दिखाई देते हैं। अकोला की घड़ी जिसमें प्राचीन कला के नमूने देखने को मिलते हैं। गोहद से 5 किलोमीटर दूर उत्तर में छिमका प्राचीन गांव है। शिव मंदिर है यहाँ। 10वीं शताब्दी का शिव मंदिर छिमका। कलात्मक पेंटिंग्स और नक्काशी देखी जा सकती है शिव मंदिर छिमका की। मुझे नहीं आता लाइट चेंज करना किधर से होगा। सारों को पता नहीं है भाई, कर दीजिए लाइट चेंज। मंदिर ऊंचे भूभाग पर ऊंचाई देकर बना है, जिससे इसका दृश्य काफी लुभावना दिखाई पड़ता है। शिव मंदिर छिमका। शिव मंदिर छिमका राज्य संरक्षित स्मारकों की सूची में सम्मिलित है। कृपया देवी मंदिर भारौली भिंड से 18 किलोमीटर दूर दक्षिण में भारौली गांव संत महात्मा के लिए विश्व विश्रुत है। सती का वरदान प्राप्त गांव में कई संत होते आए हैं, तो वहीं 10वीं शताब्दी का कृपया देव सूर्य मंदिर के नाम से प्राचीन ईंटों का भव्य मंदिर है। बताते हैं कि कृपया देव मंदिर भारौली को भूतों ने एक दिन में बनाया था। इसमें ऊपर लगा हुआ पत्थर भी लटकता हुआ आड़ा तिरछा रखा हुआ है, जिसे अब पुनः ठीक किया जा रहा है। चंबल अंचल के स्मारकों को देखने का समय वर्षा ऋतु है। इस ऋतु में यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य द्विगुणित हो जाता है। उस काल में, वर्षा काल में चंबल में ऐसा लगता है कि मानो आकाश स्वयं धरती का श्रृंगार करने उतरा हो। इस ऋतु में झरनों का कलरव, उफनती इठलाती सरिताएं, कटीली झाड़ियां, आसपास विचरण करते जंगली जानवर टेढ़े मेढ़े रास्तों में उस समय पर्यटक आनंदित और रोमांचित हो उठते हैं। यह प्राचीन कलाकृतियों एवं प्राचीन प्राचीन कलाकृतियों एवं उसके महत्व की जानकारी चंबल के दर्शकों को देखते ही बाँछें खिल जाती हैं चंबल में आकर के लोगों की। और अन्य महत्व के भी बहुत स्थल हैं भिंड जिले में। इन केंद्र व राज्य संरक्षित स्मारकों, सांस्कृतिक स्थलों के अतिरिक्त और भी अन्य स्थल बहुत हैं। राज्य संरक्षित स्मारकों में शिव मंदिर डांग गोहद तहसील में 9वीं 10वीं सदी का है। शिव मंदिर डांग गोहद तहसील में 9वीं 10वीं सदी का है। प्राचीन शिव मंदिर ब्रखरी गोहद तहसील में 12वीं शताब्दी का है।
शिव मंदिर डांग गोहद तहसील में 9वीं-10वीं शताब्दी का है। प्राचीन शिव मंदिर बिरखरी गोहद तहसील में 12वीं शताब्दी का है। काली देवी का मंदिर चंबो अटेर तहसील में 12वीं सदी का है। सीताराम मंदिर सीताराम की लावन मेहगांव तहसील में 10वीं सदी का है। श्री लक्ष्मण जी का मंदिर गोहद तहसील में 18वीं सदी का है। शिव मंदिर है अटेर में 18वीं सदी का है। प्राचीन मंदिर छिमका है गोहद तहसील में 10वीं सदी का है। विष्णु मंदिर 12 हेड़ गोहद तहसील में 9वीं शताब्दी का है। चंडी देवी का मंदिर सीताराम की लावन मेहगांव तहसील में है 11वीं सदी का है। ये सब राज्य संरक्षित स्मारक हो गए। प्राचीन गढ़ियाँ भी बहुत हैं। पावई की गढ़ी भदौरिया राजाओं द्वारा निर्मित अटेर तहसील में। पचेरा की पावई की गढ़ी भदौरिया राजाओं द्वारा निर्मित मेहगांव तहसील में। कोट परौसा की गढ़ी 14वीं सदी की भदौरियाओं की मेहगांव तहसील में। सुकांड की गढ़ी गुर्जरों द्वारा निर्मित मेहगांव तहसील में। सिकरौधा की गढ़ी भदौरिया राजाओं द्वारा निर्मित मेहगांव तहसील में। विजयगढ़ की गढ़ी भदौरिया राजाओं द्वारा निर्मित मेहगांव तहसील में। गोरमी की गढ़ी भदौरिया राजाओं द्वारा निर्मित गोरमी में। मोहनपुरा की गढ़ी भदौरिया राजाओं द्वारा निर्मित गोरमी तहसील में। बालूपुरा की गढ़ी भदौरिया राजाओं द्वारा निर्मित गोरमी तहसील में। कचनाव कला की गढ़ी भदौरिया राजाओं द्वारा निर्मित गोरमी तहसील में। कुड़रौली की गढ़ी भदौरिया राजाओं द्वारा निर्मित गोरमी तहसील में। नुनहाड़ की गढ़ी भदौरिया राजाओं द्वारा निर्मित मेहगांव तहसील में। सोने की गढ़ी अज्ञात है, पता नहीं किसने बनवाई सोने की गढ़ी मेहगांव तहसील में। बरहद की गढ़ी भदौरिया राजाओं द्वारा निर्मित मेहगांव तहसील में। बिरगवा की गढ़ी 18वीं सदी का भदौरिया राजाओं की मेहगांव तहसील में। सिमार की गढ़ी 18वीं सदी की भदौरिया राजाओं की मेहगांव तहसील में। गोअर की गढ़ी भदौरिया राजाओं की मेहगांव तहसील में। जामना की गढ़ी भदौरिया राजाओं की भिंड तहसील में। मेहगांव की गढ़ी मेव शासकों द्वारा निर्मित मेहगांव तहसील में। मेहगांव नगर में मेहगांव की गढ़ी मेहगांव नगर में। कोहार की गढ़ी मेव शासकों द्वारा निर्मित मेहगांव तहसील में। बरासों की गढ़ी भदौरिया राजाओं द्वारा निर्मित भिंड तहसील में। लावन की गढ़ी भदौरिया राजाओं द्वारा निर्मित भिंड तहसील में। निमसाई की गढ़ी परमार राजाओं द्वारा निर्मित रौन तहसील में। असोखर की गढ़ी भदौरिया राजाओं द्वारा निर्मित रौन तहसील में। सैथरी की गढ़ी भदौरिया राजाओं द्वारा निर्मित मेहगांव तहसील में। बाराकला की गढ़ी भदौरिया राजाओं द्वारा निर्मित भिंड तहसील में। उमरी की गढ़ी अज्ञात है, भिंड तहसील में। अमायन की गढ़ी भदौरिया राजाओं द्वारा निर्मित अमायन तहसील में। कोसड़ की गढ़ी भदौरिया राजाओं द्वारा निर्मित भिंड तहसील में। बड़ापुरा की गढ़ी भदौरिया राजाओं द्वारा निर्मित इटावा में। कामेत की गढ़ी भदौरिया राजाओं द्वारा निर्मित इटावा में। बुहारा की गढ़ी अज्ञात रौन तहसील में। इनके अतिरिक्त जमदारा भिंड, बालाजी मेहोना, वनखंडेश्वर महादेव मंदिर भिंड, गौतम मणि, गौरमी, अतिशय क्षेत्र बरई व दंदरुआ का प्रसिद्ध हनुमान मंदिर यहाँ के प्रसिद्ध लोकप्रिय दर्शनीय स्थल हैं भिंड जिले के। भिंड जिला मध्य प्रदेश के उत्तरी भूभाग में है। चंबल संभाग का एक प्रमुख जिला है। भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र के साथ में प्रतिनिधित्व करता है। भिंड भिंडी ऋषि के नाम पर है। भिंड में बोलियां बोली जाती हैं जैसे भदावर, कछवा, घारी। और तवर घारी भी कहते हैं, जिसे बुंदेली का मुख्य भाग, बुंदेली का प्रभाव विशेष माना जाता है भिंड की बोलियों पर।
भिंड में मालनपुर एक औद्योगिक क्षेत्र है जिसे माधवराव सिंधिया ने, श्रीमंत माधवराव सिंधिया ने विकसित किया था। जिस तरह मुरैना में बामौर और ग्वालियर, मुरैना में बानमौर और भिंड के मालनपुर को औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया, जिसमें योगदान महत्वपूर्ण था महाराजा श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी का, कैलाशवासी महाराजा माधवराव सिंधिया, जिनके प्रयासों से भिंड का मालनपुर एक मध्य प्रदेश का सूखा बंदरगाह माना जाता है। भिंड में और भी बहुत कुछ है जिसे हम बोल नहीं पा रहे हों, या हो सकता है हमें मालूम नहीं हो, जो मेरे दिमाग में अभी आ नहीं रही हो, लेकिन और भी बहुत कुछ है भिंड में। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया। जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल, जय संस्कृत, जय संस्कृति। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।